सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आपका जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो तो जारी हो चुका है और आपको पता ही है 25 जनवरी से आपके एग्ज़ाम होने हैं। सो इस क्रम में जो भी आपको हम मैराथन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन सभी मैराथन क्लासेस को ज़रूर देख लें। जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, वो गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लें। एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस का जो ऑफिशियल ऐप है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ज़रूर दे देंगे। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमसे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। एक इसका जो लिंक है एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस का, वो भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप फेसबुक पेज फॉलो ज़रूर कर लें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर करें। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग जाएँ गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो ऑफिशियल ऐप है एकेसी टेक्निकल क्लासेज, इसको डाउनलोड ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो 15 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, जो कि 2 या 3 दिन में आपको दे दी जाएगी, उसका पूरा जो पीडीएफ है हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर ही देखने को मिलेगा। सो आप लोग जाइए, जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो गाइस, इसमें आज हम देखने वाले हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना है। इसका कुछ डेमो मैराथन क्लास के बारे में बताएंगे, जिसमें हम ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो आने के 90% कह सकते हैं, आप 100% कह सकते हैं, जो क्वेश्चन आने के चांस हैं, वही क्वेश्चन इस मैराथन क्लास में आपके कवर किए जाएंगे। सो आप लोग, यह जो है यह सेशन जो है आपका डेमो सेशन है। यह सेशन आपका डेमो सेशन है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड जरूर करें और कोर्स को परचेज जरूर कर लें। कोर्स पे अभी ऑफर चल रहा है। आपका कोर्स अगर आप परचेज कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस महामैराथन क्लास का। इसके पहले हमने आपको महामैराथन क्लास के माध्यम से लगभग आपके 2 सब्जेक्ट की क्लासेस समाप्त कर दी थी और उसमें सब्जेक्ट का नेम था, फर्स्ट सब्जेक्ट जो था आपका IMED एंड सेकेंड सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड सब्जेक्ट आपका है ऑटोमोबाइल। तो IMED एंड ऑटोमोबाइल की महामैराथन क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। कहीं अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है एग्जाम को लेकर और इन सभी क्वेश्चंस को लेकर, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जितने भी फिगर्स टाइप के आपके पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी टॉपिक में कोई फिगर बनाना है तो उसको हम टेलीग्राम पे आपके एग्जाम के 1-2 दिन पहले सब सेंड कर देंगे और एक निश्चित समय के लिए वो टेलीग्राम पे रहेगा। उसके बाद आपका सब डिलीट कर दिया जाएगा। सो आप लोग अच्छे प्रकार से सब कुछ ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। कैसे हमें लिखना रहता है कॉपियों में, कैसे नहीं लिखना रहता है, इन सबको ध्यान से समझते हुए आप लोग चलिएगा, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ सके। तो आप लोगों को यहाँ पे हम बताएंगे आज जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या नाम है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसे आप बोलते हैं उत्पादन प्रबंधन, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, सर इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए। तो आपको बता दें, महामैराथन क्लास की ये लास्ट वीडियो होगी, मतलब ये लास्ट सब्जेक्ट का वीडियो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और बचे हुए सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, चाहे वो 3rd सेमेस्टर के रहें, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रहें, चाहे आपका 5th सेमेस्टर रहे, कोई भी 1st 3rd या 5th कोई भी सेमेस्टर आपका है, सो आप लोग अच्छे प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा चुके हैं और लगभग सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। सो आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा और 35 प्लस आसानी से आप लोग गेन कर सकते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उन सब का भी चलाया जा रहा है। सो आप लोग तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो आप ये काम तो कर सकते हैं। मान लीजिए आप हैं तो आप अपने जूनियर्स को बता दीजिए कि यहाँ पे आपको 3rd सेमेस्टर के, जैसे आपने थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3rd पढ़ा होगा, सोम पढ़ा होगा, जैसे मास बोलते हैं आप लोग, तो इन सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बता दिया है और अच्छा रिस्पांस भी है। सो आप लोग अपने जूनियर्स को एक बार बता दें, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी एक छोटा सा हमारा काम कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दें।
चलिए हम मैराथन क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए बता दें 2 पार्ट आपके आएंगे, ठीक है, 2 पार्ट आपके आएंगे। इससे ज़्यादा आपसे कुछ बाहर से पूछा नहीं जाएगा। बीच बीच में आपको हम कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से न्यूमेरिकल भी इसमें पूछा जा सकता है। सो आप लोग अच्छे से देखिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपका कुछ हो पाएगा। नहीं तो हम गारंटी नहीं लेते हैं कि आप पास भी हो पाएंगे या नहीं। आप पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखने का तरीका समझेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि हम पास कैसे हो पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो उन सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे आके कि कैसे आप लोग बिना कोई क्वेश्चन समझे आप लोग पास भी हो सकते हैं। जो आप पढ़े हैं वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, या मान लीजिए वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, इन सब के बारे में भी हम बताएंगे। सो आप लोग अच्छे प्रकार से हमारी बातों को सुनते हुए चलिएगा। कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे भी आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। सबका लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, सब आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मशीन डिजाइन, थियरी ऑफ मशीन, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैनल पे अवेलेबल हो चुके हैं। सो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, एक फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ओपन कर लीजिए। सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जिसके बाद मैराथन क्लास चलाई जा चुकी है, वो तो बहुत ही बेनिफिट है, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और पूरा मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा। बस आप अपनी तरह से अच्छे से फिगर्स की, डायमेंशनिंग की, अच्छे से यूनिट्स को लिख कर आइएगा, आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले बता दें, इसमें आपके 2 चैप्टर मतलब 2 क्लासेस की आएंगी। सो फर्स्ट क्लास आपकी आज आ रही है, सो इसको अच्छा सा प्यार सपोर्ट दिखाइएगा, जिससे सेकेंड क्लास जल्द ही आ सके। चलिए पहले हम यहाँ पे चैप्टर की बात बता दें। चैप्टर हम इसमें कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले हम आज के जो फर्स्ट मैराथन क्लास है, इसमें आपका हम फर्स्ट चैप्टर जो आपका है पीपीसी, फर्स्ट चैप्टर आपका जो पीपीसी है, इसको टोटल कवर किया जाएगा, जिसे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल बोलते हैं आप लोग। सेकेंड चैप्टर आपका इसमें कवर किया जाएगा कास्ट एस्टिमेशन, ठीक है। सेकेंड आपका इसमें कवर किया जाएगा कास्ट एस्टिमेशन, इसको भी अच्छे से आप लोगों को बताया जाएगा। और हाँ, एक बात और, जो पीपीसी है इसके पूरे लेक्चर्स जो हैं, इस चैप्टर के जो भी लेक्चर्स लिए हमने उसको देख लीजिएगा। एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट नेम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाइएगा, वहाँ पे विस्तार से बताया गया है। अभी भी टाइम है, आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किए जाएंगे, जो कि उतने विस्तार से नहीं बताया जाएंगे, बस आपके एग्जाम लेवल तक ही बताए जाएंगे। अगर अच्छे से पढ़ना है तो 5-6 वीडियो आपके होंगे हमारे चैनल पे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर केवल वहाँ पे आपको पढ़ाया गया और टाइम नहीं मिला था, इसलिए अन्य चैप्टर्स नहीं पढ़ाए गए। तो कास्ट एस्टिमेशन को हम यहाँ पे कवर करेंगे, और आपका एक और चैप्टर इसमें कवर किया जाएगा, लेबर, जो लास्ट चैप्टर है आपके बुक में, ठीक है, लेबर लेजिस्लेशंस, ठीक है। और इसमें बहुत सारे पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स हैं, उन सबको कवर किया जाएगा। सो अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ पे कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आता है प्रोडक्शन। तो पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। आखिर ये भी तो ज़रूरी है बताना कि आखिर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे कैसे जाएंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पीपीसी को समझाइए, पीपीसी को समझाइए। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, पीपीसी को समझाइए, ये क्या होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, इसको समझाना रहेगा। साथ ही साथ आपसे ये पूछ लेगा कि फंक्शंस ऑफ पीपीसी क्या होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ पीपीसी मतलब इसका क्या क्या कार्य होता है। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव प्लानिंग होता है, फेज डायग्राम इसमें बनाए जाएंगे, तो उसको हम सब कुछ बताएंगे क्या क्या इसके हैं। इसके साथ ही साथ आपका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में अगर आप ब्रॉड से एकदम विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो लेक्चर्स हमने लिया है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी वहाँ पे हमने सॉल्व कराया है।
तो ब्रेक एनालिसिस के बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ ही साथ आपका यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास एंड यूनिट प्रोडक्शन क्या होते हैं, इसको समझाइए। तो इन सबको समझाएंगे कहाँ कहाँ इसका यूजेज होता है। और साथ ही साथ यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है गैंट चार्ट के बारे में। किसके बारे में? गैंट चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो गैंट चार्ट में पूछेगा तो इसको पूरा फिगर से हम पूरा समझाते हुए आपको चलेंगे। तो आप भी अपना सपोर्ट कीजिए, मतलब हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं बैठे बैठे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम पीपीसी को समझते हैं, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो प्रोडक्शन क्या होता है भाई? कुछ स्टूडेंट कहेंगे हिंदी में बताइए, तब आपसे कहना चाहते हैं कठिन हो गया है आपका हिंदी अब इंग्लिश से, इसलिए अच्छे से आप पढ़िए। जहाँ नहीं समझ में आता हिंदी भी बताते चलेंगे, आपको पढ़ाया तो टोटल हिंदी में ही जाएगा, बस हेडिंग जो हमने इंग्लिश में लिखा है बस, और कुछ नहीं है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन। आपसे पूछेगा उत्पादन क्या होता है समझाइए, कंट्रोलिंग क्या होती है समझाइए। तो उत्पादन क्या होता है? देखिए, उत्पादन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? आखिर कोई चीज़ आपके पास रहेगा, मान लीजिए कोई भी आपके पास मटेरियल है, मान लीजिए लकड़ी है, जब आपके पास लकड़ी रहेगा तभी तो आप कुर्सी बना पाएंगे। जब आपके पास लोहे का रॉड रहेगा तभी तो आप कोई अपने अनुसार कोई इच्छित शेप बना पाएंगे, तो तभी वही आपका उत्पादन होगा। मतलब आप कहते हैं प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना, मतलब आपके पास जब लकड़ी रहेगी उसको काट के पीट के अच्छे से डिजाइनिंग करके आप एक कुर्सी बनाएंगे तो आपका वह प्रोडक्ट बन गया, ठीक। तो उसे बोल दिया, उस प्रोसेस को बोल दिया हमने उत्पादन। तो आपके पास क्या था? आपके पास था लकड़ी का शेप कुछ भी रहा होगा, आपने उसको अच्छे से डिजाइनिंग किया और कुर्सी आपने बना लिया, तो आपका उत्पादन कंप्लीट हो गया, ठीक। तो उत्पादन समझ में आया होगा। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस आपका इस कैटेगरी में भी चलेगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी। लाइक आपको यहाँ बताते हैं, इसमें कुछ मटेरियल्स रहते हैं, रॉ मटेरियल्स जो कच्चे पदार्थ होते हैं, उनका यूज करके हम उत्पादन करते हैं। हमें जो कुछ भी बनाना रहता है हम आसानी से बनाते हैं। सो यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपका, सबसे पहले प्रोडक्शन वह प्रोसेस होता है। देखिए लिखा गया है प्रोडक्शन वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने आसपास उपस्थित रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे किसी प्रोडक्ट के रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे हमने लकड़ी का एग्जांपल लिया था कि लकड़ी से वो मटेरियल है आपका, उसने कुर्सी बना दिया तो आपका प्रोडक्शन हो गया। सेम टू सेम तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस जैसे कि आपका ड्रिलिंग, माइनिंग, मतलब अनेक प्रकार की दुनिया भर का जितना ऑपरेशन आपने किया, उसका आपने कटिंग किया और उस पर आपने फाइलिंग किया, जो कुछ भी प्रोसेस किया वो सब मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। मतलब जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण प्रक्रियाएं। आपने 3rd सेमेस्टर में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती हैं आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन की वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने आसपास के उपस्थित जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं उस पर अनेक प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार जो कुछ भी हमें बनाना रहता है उसे हम एक प्रोडक्ट के रूप में बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लकड़ी के द्वारा हम फर्नीचर बना लेते हैं, मशीन्स, फर्नीचर की मशीन्स जो कुछ भी सेट की जाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं लैब की जो आपकी मशीनें होती हैं लैब में वो कहीं फिक्स ना रहें। आपने देखा होगा ज़मीन में नट एंड बोल्ट के सारे कस दी जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो लकड़ी के गुटके के सहारे भी कसी होती हैं, देखा होगा आपने। तो आपका ये हो गया एग्जाम्पल इसका, लकड़ी फर्नीचर हमने बना लिया, मशीन्स में इसका काम हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल से यहाँ लकड़ी है बनाया हमने, फर्नीचर है, मशीन में इसका यूज किया गया, समाप्त। ओके, तो आई होप आपको प्रोडक्शन के बारे में समझ में आया होगा। अब इसके साथ ही साथ हम आगे चलते हैं नियोजन। अब नियोजन का मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब होता है प्लानिंग। इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग। अब देखिए प्लानिंग क्या होता है? प्लान क्या होता है? प्लान मीन्स क्या होता है? योजना बनाना। प्लान मतलब क्या होता है? योजना। मान लीजिए आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया आपने, तो जब शुरू में आपने देखा होगा कि हाँ हमें अगर एडमिशन डिप्लोमा में लेना है डिप्लोमा में, तो उसके पहले हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म की कितनी फ़ीस होती है, उस फीस को हमने दिया, उसके बाद हमारा
जो ऑनलाइन हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया गया, उसके बाद हमारा एग्जाम हुआ, एग्जाम हम पास हो गए, तो उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस हुआ, काउंसलिंग के बाद हमारा एडमिशन हुआ, फिर हमारी क्लासेस हुई, फिर हमारे एग्जाम्स आ गए। धीरे धीरे आपके 3 साल बीत गए और आप 5वें सेमेस्टर में आ गए। तो आपने एडमिशन लेने के पहले बहुत सारे योजना बनाया होगा कि हमें इतनी फीस देनी पड़ेगी, 11,000 रुपये फीस देना पड़ेगा। तो आपने एक योजना तो बनाया कि हाँ हमें पढ़ना है तो इतना हमें लगेगा, या चलिए छोड़िए वो तो पढ़ाई की बात हुई। अब मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक, कहीं पे घूमने जाना है, पार्क में या कहीं भी जाइए घूमने, तो क्या करते हैं आप लोग, पहले योजना बनाते हैं कि हम दोस्तों के साथ जाएंगे और उसके बाद जब पार्क में घूम टहल के आएंगे तो हमारा वर्क कंप्लीट माना जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम दिन भर एक दीवार को धक्का देते रहे, दीवार गिर ही नहीं रही, तो आपका कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब वह काम पूरा नहीं माना जाता है। तो इसी प्रकार से आप बस योजना बनाते रह जाएंगे, अगर पार्क में घूम कर नहीं आएंगे तो वह पूरा नहीं माना जाएगा। तो उसी को हम प्लानिंग बोलते हैं कि किसी काम को शुरू करने से पहले हम एक योजना बनाते हैं, जिसे ही प्लानिंग कहते हैं। ठीक, कि एक प्लानिंग करते हैं हम लोग कि चलो आज ग्रुप में हम लोग घूमने जाएंगे, चलो थिएटर में जाते हैं मूवी देखने, तो ऐसे आपका एक प्लानिंग होता है। तो यहाँ पे भी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कुछ प्लानिंग करते हैं कि ये मशीन यहाँ सेट की जाएगी, ये मशीन यहाँ सेट होगी, ड्रिलिंग मशीन यहाँ रहेगी, इस पे इतने लेबर काम करेंगे, इसमें फाइलिंग कब किया जाएगा, तो एक प्लान बनाया जाता है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी कार्य को वास्तव में शुरू करने से पहले हम एक योजना बनाते हैं, इसे ही प्लानिंग कहते हैं। तो टोटल एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा दिया कि प्लानिंग क्या होता है, कैसे इसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के माध्यम से अपना पहले योजना बनाते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे अपने प्रोडक्ट के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको भेजते हैं और हमारा प्रोडक्शन होता रहता है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको प्लानिंग के बारे में। अच्छे से लिखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, अच्छे से लिख कर आइएगा। यहाँ पे और भी लिखता है कि प्रोडक्शन प्रारंभ करने से पहले यह आवश्यक होता है कि हमें पूर्व में ही यह ज्ञात हो कि क्या उत्पादन होना है, कितना उत्पादन करना है और कहाँ करना है तथा उसे बेचना कहाँ पर है। अब आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, ठीक, और आप मार्केट में जाएंगे, फिर देखेंगे कि उसका जो डिमांड है वह बहुत कम है, तो आपका ज़्यादा दिन तक सामान जो है मार्केट में नहीं रहेगा, वो फेल हो जाएगा। आपने पार्ले जी बिस्कुट के बारे में सुना होगा, पार्ले जी बिस्किट्स के बारे में देखा होगा, बहुत पुरानी कंपनी है और अभी भी चल रही है, लेकिन उसका डिमांड अभी भी ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारी मतलब कंपनियां हैं बिस्किट्स की, वो देख मतलब उनका परफॉर्मेंस जो है पार्ले से अच्छा रहा, तो पार्ले को पीछे छोड़ के वो सब कंपनियां आगे चली गई। तो उस प्रोडक्ट का डिमांड जो है धीरे धीरे घट गया, क्योंकि हो सकता है उसने अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं किया होगा, या कुछ कमियां या मिलावट करना शुरू कर दिया होगा, इसलिए तो नीचे गया। और जो अन्य कंपनियां आई, बटर वाइट की आई, आपका अन्य जो भी कंपनियां आई वो आगे निकल गई। तो वही काम इसमें भी है कि प्रोडक्शन करने से पहले आपको प्लानिंग करना रहता है कि हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसका प्रोडक्शन हमें कहाँ करना है, कितना टाइम लगेगा, कैसे करना है, विक्रय होगा कि नहीं, इन सब प्लानिंग के अंतर्गत ही आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो प्लानिंग के बारे में आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है PPC। सी का मतलब कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना। क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। अब देखिए नियंत्रण करना, अब इसको समझाते हैं नियंत्रण क्या होता है। अभी तक आपने सुना होगा कि हाँ उसको कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है, ये जो ट्रेन चल रही है इसको कोई सिग्नल के माध्यम से कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल क्या होता है, बस वही कि आप जो काम कर रहे हैं, जो भी काम आप लोग कर रहे हैं उसमें मान लीजिए आपका, मान लीजिए कॉलेज में, आप कॉलेज का एग्जांपल आप ले रहे हैं, आपके कॉलेज में टीचर बहुत लोग हैं, कोई टीचर टाइम से आते हैं, कोई टीचर नहीं आते हैं, तो आप उनको कोई कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, प्रिंसिपल कंट्रोल कर रहे हैं, उनको HOD कंट्रोल कर रहे हैं आपके, कि उनके कार्य के प्रगति को देख रहे हैं कि काम वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से फीडबैक भी लेते हैं, लेकिन आप लोग दबाव में रहते हैं कहीं मेरा सेशनल काट ना लें, इसलिए आप लोग कहते हैं हाँ सर अच्छे से पढ़ाई होती है, यही आप लोग भी बोल देते हैं। तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, लेकिन क्या करें, सेशनल चाहिए। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस आपका इसमें भी रहता है, कंट्रोल में भी। इसमें क्या होता है कि किसी कार्य की प्रगति को जानने के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म की मदद से सभी संबंधित प्रक्रमों का देख रेख करना ही नियंत्रण कहलाता है। किसी कंपनी में या किसी फर्म में या किसी उद्योग धंधे में अगर आपका अनेक प्रकार के वहाँ पे लेबर लोग रहते हैं, वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है।
सो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट की व्यवस्था की जाती है जो वो देखते रहते हैं कार्य टाइम टू टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल अर्थात नियंत्रण। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों का कंबाइन आता है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि पीपीसी को समझाइए, तो सिंपल है, लेकिन पीपीसी का एक अलग डेफिनेशन और होता है जो कि महान विद्वान लोग थे, एक थे एल्फोर्ड, एक थे आपके एल्फोर्ड और दूसरे थे बेटी, एल्फोर्ड तथा बेटी। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि एल्फोर्ड एंड बेटी के अनुसार आप पीपीसी को समझाइए, तो उसको भी यहाँ नीचे हम बता देते हैं। तो देखिए एल्फोर्ड एंड बेटी के अनुसार, एल्फोर्ड एंड बेटी के अनुसार, तो पीपीसी के अंतर्गत इन्होंने बताया था नियोजन, पथ निर्धारण, अनुसूचना, अनुसरण आदि क्रियाएं की जाती हैं जिनको इस प्रकार संगठित किया जाता है कि पदार्थों का आवागमन, मशीनों की परफॉर्मेंस गुणवत्ता, समय तथा स्थान के अनुसार डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हो सके। मतलब ये सब जो आपके यहाँ पे आए हुए हैं, पथ निर्धारण, अनुसूचना, अनुसरण, ये सब जो है पीपीसी के कार्य हैं, ठीक है। तो सब आगे हम देखेंगे भी। तो इन्होंने बताया था इसके अंतर्गत जो कुछ भी आपका कंट्रोलिंग रहे, जो कुछ भी आपका रोटिंग रहे, जिसे आप पथ निर्धारण बोलते हैं, ये सभी क्रियाएं आती हैं इसमें। इन्हें इस प्रकार से हम डिजाइन करते हैं कि जो भी मटेरियल आपके आ रहे हैं, जो भी मटेरियल आपके जा रहे हैं, मशीनों की परफॉर्मेंस सही है या नहीं, कोई कमी तो नहीं है, और उसका मतलब एक निश्चित टाइम में हम चेकिंग करते रहते हैं और उसी के अनुसार हम उसका निर्देशन और समन्वयन करते रहते हैं कर्मचारियों का, मशीनों के साथ, मशीनों का बड़े बड़े अधिकारियों के साथ कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, सही करना, क्या ठीक है, क्या खराब है, इन सब का चेकिंग। ओके, तो एल्फोर्ड एंड बेटी ने यही बताया था कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी मटेरियल का पथ निर्धारण कैसे होता है, उसका अनुसूचन, अनुसरण क्रियाएं कैसी होती हैं, और इन सबको इस प्रकार से हम संगठित कर दें कि जो भी मटेरियल आपका आए या जाए, मशीनों की परफॉर्मेंस की स्थिति कैसी है, इसको हम अच्छे से समन्वित कर सकें। तो ये था एल्फोर्ड एंड बेटी का कथन पीपीसी के संदर्भ में। कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको पीपीसी पूछेगा तो इतना टोटल लिखना ही लिखना है। साथ ही साथ अगर ओनली एल्फोर्ड का पूछता है तो आप शुरू से लिखेंगे तब भी अच्छा है, सबका अलग अलग हेडिंग डाल के फिर लास्ट में इस तरह से लिख देंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा नंबर एग्जामिनर आपको देगा। अब देखिए, अब ये हो गया पीपीसी। जब भी पीपीसी पूछेगा इसको समझाना है तो उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा, उस पर फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं, उसके एडवांटेज क्या है, ये सब आपको टोटल लिखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखा यह गया है कि इसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि अच्छे ढंग का जो प्रोडक्ट है वह सही समय पर बनाया जा सके और अच्छे गुण वाला हो। इसका मेन उद्देश्य यही रहता है, इसका महत्व यही होता है, जो भी प्रोडक्ट आपके बनाए जाएं टाइम से बने और उसको सही से समाप्त करें और अच्छा परफॉर्मेंस दे वो, जिससे ग्राहक प्रसन्न रहें और अधिक से अधिक हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, उसकी डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा हो जाए। सेकेंड पॉइंट आपका कहता है कि काम कर रहे श्रमिकों, मशीनों, यंत्रों का सही तरह से उपयोग करना। अब ऐसा है नहीं कि 10 लोग काम कर रहे हैं तो 8 लोग बैठे रहें, 2 लोग बस रगड़ रगड़ के काम करें, ऐसा नहीं होता। इसका काम होता है जितने भी लोग रहें सब एक समान रूप से काम करें, जिससे प्रोडक्ट अच्छे से टाइम टू टाइम बनता रहे। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे कहता है कि लक्ष्यों को निर्धारित करके उस तक पहुँचने के लिए काम करना। मान लीजिए हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया, एक दिन में हमें 10 प्रोडक्ट बनाना है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, थोड़ा स्लो मोशन में हम काम करेंगे। 20 प्रोडक्ट हमें बनाना है तो थोड़ा स्पीड से हम काम करेंगे कि जल्दी से काम हो और प्रोडक्ट अच्छा भी रहे और काम बढ़िया से हो जाए। तो एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट को बनाना है, तो उसके लिए उस ढंग से हमें काम भी करना पड़ेगा। अब कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पीपीसी पे, जिसे हम देखते हैं। तो लिखा गया है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन पीपीसी। तो देखिए क्या क्या फैक्टर्स आपके हो सकते हैं। इसमें आपके 2 टाइप्स के फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। एक आपका करता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, एक आपका करता है क्या, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका प्रकार कैसा है, ये भी आपका अफेक्ट करता है। अब ये कैसे अफेक्ट करता है तो इसको बताते हैं। जैसे कि होता ये है कि कुछ प्रोडक्ट आपके ऐसे हो जाते हैं, जब भी प्रोडक्ट आपके बनाए जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप बस हेडिंग लिख दीजिएगा नंबर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा समझना ज़रूरी होता है। जैसे होता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाए दिए जाते हैं कि
उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहती। दिखते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो आलसी टाइप के होते हैं। आप ही लोगों में देखिए कुछ लोग फुर्त हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, कुछ लोग सोते रहते हैं, तो प्रोडक्ट भी कुछ ऐसे ही होते हैं। दिखते तो बहुत अच्छे हैं, लोग उसको खरीद लेते हैं लेकिन उसका परफॉर्मेंस सही नहीं रहता है। तो जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट का टाइप है वो भी जो है आपके पीपीसी पर अफेक्ट करता है। मान लीजिए उसका काम सही नहीं रहेगा तो डिमांड घट जाएगी, लोग उसको खरीदना कम कर देंगे। सेकंड आपको जो अफेक्ट करेगा वो करेगा प्रोडक्शन पे भी। इस पे एक तो प्रोडक्ट पे करेगा, दूसरा आपका किस पे अफेक्ट करेगा, दूसरा जो है आपका करेगा प्रोडक्शन पे। देखिए इन सब के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, ये तो बस आपके एग्जाम की दृष्टि से बता रहे हैं, इन सब के बारे में विस्तार से पूरा लिखाया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। अरे 5-6 वीडियोज आई हैं आपके फर्स्ट चैप्टर की, उसको देखिएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा आपको। इसमें क्या होता है, जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ये कैसे अफेक्ट करता है, तो देखिए जो प्रोडक्शन होता है ये अफेक्ट इस प्रकार से करता है, जैसे कि जो प्रोडक्शन किया जाता है ऐसा तो होता नहीं है कि एक समान रूप से होता है। आपका प्रोडक्शन बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक आपका होता है यूनिट प्रोडक्शन, ठीक, दूसरा होता है बैच प्रोडक्शन और तीसरा होता है मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको अभी हम आगे बताएंगे। तो यूनिट में क्या होता है, एक निश्चित समय में किसी एक ही प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। बैच में क्या होता है, जब आदेश आता है कि इतना प्रोडक्ट बनाना है तो उतना ही बनाया जाता है। मास में क्या है, मास में डिमांड इतना बढ़ जाता है कि हम लोग सप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। तो प्रोडक्शन पे भी अफेक्ट पड़ता है कि मान लीजिए अगर यूनिट वाला मिल गया है तो मशीनें बंद रहेंगी हमेशा, कभी कभी ऑर्डर आएगा तो बन जाएगा। तो ये एक तरह से आपके प्रोडक्शन पे अफेक्ट करेंगे पीपीसी के, ये तीनों यूनिट, बैच एंड मास। आप कहेंगे कैसे करेंगे, तो वही बताया कि बार बार आप सोचिए मशीनों को हम बंद करेंगे तो फ्यूल्स का खपत ज़्यादा होगा और घर्षण वगैरह फ्रिक्शन के भी घटनाएं आती रहेंगी। तो एक तरह से प्रोडक्शन पे लोग क्या करेंगे, पीपीसी पे अफेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी मशीनें जो है ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। अब मान लीजिए ऑर्डर आ गया, 10 प्रोडक्ट बना देंगे, उसके बाद 1 साल बाद ऑर्डर आएगा तो मशीनें रहेंगी, आप कितना उसको लुब्रिकेंट की सहायता से काम करके उसको चलाएंगे। तो ये भी आपका एक अफेक्ट होता है जो कि पीपीसी पर पड़ता है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोडक्ट का टाइप कैसा है वो भी अफेक्ट डालता है और प्रोडक्शन किस टाइप का हो रहा है वो भी अफेक्ट डालता है आपके पीपीसी पे। इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है इसमें एडवांटेज ऑफ पीपीसी। पीपीसी का लाभ क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, इसको समझाते हैं। देखिए सबसे पहली बात हमने आपको बताया, जब आप प्लानिंग, प्रोडक्शन ये सब करके, मतलब प्लानिंग के माध्यम से जब आप काम करेंगे तो क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो फर्स्ट आप लोग क्या लिखेंगे इसमें कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं आप लोग लिखेंगे, इसके माध्यम से जो भी आपके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, ठीक है, ये आपका गुणवत्ता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे कि जो आप पूंजी लगाते हैं, ठीक है, जो भी आप पूंजी लगाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका टोटल पैसा फुल वसूल हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई अच्छा है, लोग खरीद रहे हैं आपका, उस पर प्रॉफिट भी आपने तो 10, 20, 30, 40, 50 रुपये लगाया है तो साथ साथ तो आ ही जाता है, साथ में आपका प्रॉफिट भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए सेकंड आप लोग लिखेंगे पूंजी वापसी की संभावना रहती है, ठीक है, पूंजी वापसी की संभावना बनी रहती है। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या है इसमें कि अब जब कस्टमर को आप मान लीजिए कोलगेट दे रहे हैं, ठीक, उसको अच्छा लग रहा है तो कोलगेट खरीदेगा। इससे आपके जो कस्टमर होते हैं उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट लें, ये कहीं ख़राब तो नहीं रहेगा, हम बटर बैग का बिस्कुट खाते हैं, चलिए हम बटर बैग का ही ले लेंगे, ठीक है, और पार्ले का नहीं खाते तो एक तरह से कस्टमर को भटकना नहीं पड़ता है। तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे जो आपके कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, कस्टमर्स को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। तो ये 2-3 आपके एडवांटेज हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे भी हैं कि अब प्रोडक्ट का ऐसी स्थिति आती है कि सप्लाई हम लोग नहीं करते हैं, प्रोडक्ट का इतना डिमांड हो जाता है, हम लोग प्रोडक्ट की सप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका एडवांटेज, ओके। तो आपको पीपीसी के बारे में टोटल इतना लिखना है, पीपीसी क्या होता है, इसका एडवांटेज लिखना पड़ेगा। अल्फ्रेड एंड पिएटी को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट डालते हैं आपके पीपीसी पे, इसको देख लीजिएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछता है चलिए हम उसको देखते हैं।
जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कहेगा पीपीसी का क्या फंक्शन है, अर्थात पीपीसी का क्या काम होता है। चलिए हम उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है फंक्शन ऑफ पीपीसी डिपार्टमेंट, अर्थात प्रोडक्शन प्लानिंग एंड जो कंट्रोल डिपार्टमेंट होते हैं इसके अंतर्गत जितने व्यक्ति काम करते हैं उनका क्या क्या कार्य होता है। तो देखिए कार्य आपके ऐसे तो पूछ लेगा कि क्या कार्य होते हैं, लेकिन उसमें कुछ स्पेशली आपका डिफाइन कर देता है कि जैसे कि आपसे क्या देगा ना, आपसे क्या देगा कि यहाँ पे जो रूटिंग है, ठीक है, जो आपका शेड्यूलिंग है, जो आपका लोडिंग है, या जो आपका डिस्पैचिंग है, या आपका इसी में से फॉलोअप है, कोई इसमें से आपका स्पेशली समझाने के लिए कह देगा कि इन सबको समझाइए। लेकिन आप इस ग्राफ को जब पढ़े रहेंगे, हमने आपको लेक्चर्स के माध्यम से इसको बहुत अच्छे प्रकार से समझाया है और काफ़ी लंबी वीडियोज़ के माध्यम से भी आपको उसमें पढ़ाया गया है। एक बार वीडियो आप लोग देखिएगा, समझ में आएगा। तो देखिए जो फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट पीपीसी का होता है वो बेसिकली 3 टाइप से काम करता है। एक आपका प्लानिंग फेज पे काम करता है, दूसरा एक्टिव फेज पे काम करता है, तीसरा कंट्रोल फेज पे काम करता है। इस फ्लो चार्ट को आप देख लीजिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम आगे बताएंगे। ओके, तो देखिए प्लानिंग फेज में पीरियड प्लानिंग होता है। पीरियड प्लानिंग में 3 टाइप होता है, एक फोरकास्टिंग, दूसरा ऑर्डर राइटिंग, तीसरा प्रोडक्ट डिजाइन। एक्टिव प्लानिंग में देखिए आपके 5 होते हैं, यही 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सबको अभी हम आके बताएंगे। एक्शन फेज में ओनली एक ही होता है जिसे डिस्पैचिंग नाम देते हैं। आपने सुना नहीं होगा कि मेरा ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, इतने दिन बाद डिलीवरी के लिए निकलेगा। तो डिस्पैच होता क्या है उसको समझाएंगे। थर्ड आपका कंट्रोल फेज आएगा, इसमें भी पहले 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रोग्रेसिव रिपोर्टिंग होता है, दूसरा करेक्टिव एक्शन होता है। प्रोग्रेसिव में आपके 2 टाइप्स के होते हैं, डाटा कलेक्शन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, और करेक्टिव में आपके एक्सपेंडिंग और फॉलोअप या रिप्लानिंग होता है। तो इन सब के बारे में आपको पहले से बताया जा चुका है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं, हम उसको समझाते हैं इस लेक्चर में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चढ़ते हैं प्लानिंग फेज की तरफ से, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे सबके बारे में, टेंशन ना लीजिए। तो देखिए प्लानिंग फेज, प्लानिंग का मतलब क्या बताया था अभी हमने, प्लानिंग का मतलब क्या बताया था, एक प्लान मतलब योजना बनाना। किसी काम को शुरू करने से पहले आप लोग एक योजना बनाते हैं, योजना बनाते हैं ना, तो वही आपका प्लानिंग फेज हो गया, वही आपका प्लानिंग फेज हो गया। अर्थात इसमें क्या होता है कि किसी कार्य को कब करना है, किसी कार्य को कब करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, ये सब जो होते हैं आपके प्लानिंग फेज के अंतर्गत आते हैं। इसको अगर आपको लिखना रहेगा तो आप प्लानिंग वाला डिफिनेशन भी इसमें लिख सकते हैं, जब भी एग्जाम में आपसे पूछेगा। इसके अंडर में 2 आते हैं, एक आपका पीरियड प्लानिंग होता है और दूसरा एक्टिव प्लानिंग होता है। अभी ऊपर आपने फ्लो चार्ट में देखा भी। तो देखिए उसमें देखिए प्लानिंग आपसे पूछेगा प्लानिंग क्या होता है समझाइए, प्लानिंग फेज क्या होता है समझाइए। तो प्लानिंग में 2 टाइप्स के होते हैं, उसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका आता है पीरियड प्लानिंग। क्या आता है? पीरियड प्लानिंग। अब पीरियड प्लानिंग क्या होता है? पीरियड प्लानिंग क्या होता है? प्री प्लानिंग। क्या होता है? प्री प्लानिंग। पीरियड यहाँ लिखा गया तो उसका मतलब हो गया प्री प्लानिंग, मतलब कोई काम करने से पहले हम पहले ही उसका निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि छोटी छोटी हेडिंग्स हैं यार, पढ़ सकते हैं आप लोग वैसे ही। इसका नाम क्या होता है कि उत्पादन में की जाने वाली क्रियाओं का पहले ही निर्धारण। आप लोग सोचते हैं ना, आप लोग देखा नहीं होगा कि अब हाई स्कूल इंटर में प्री बोर्ड हो रहे हैं, मतलब एग्जाम के पहले एग्जाम कराया जा रहा है। तो वही उत्पादन में की जाने वाली क्रियाओं का पहले ही निर्धारण करना। तो ये हो गया आपका पीरियड प्लानिंग। किसका रूप है? आपका प्लानिंग फेज का है। तो पीरियड प्लानिंग में भी आपके क्या होते हैं? 2-3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका आता है फॉरकास्टिंग। देखिए पीरियड प्लानिंग आपसे पूछ लेगा, ऐसे पूछेगा प्लानिंग फेज क्या होता है, या पूछेगा फंक्शन ऑफ पीपीसी डिपार्टमेंट क्या होता है, या बेसिकली एग्जाम में पूछ लेगा कि प्लानिंग क्या होता है, रूटिंग क्या होता है, लोडिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या होता है, डिस्पैचिंग क्या होता है, सबको समझाएंगे। बस आप ध्यान से समझते हुए तो चलिए। अब पूछ लिया फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है, जब आप
पहले सुन लीजिए, आप पढ़ रहे हैं प्लानिंग, तो प्लानिंग के अंतर्गत जो कुछ भी आएगा उसका काम रहेगा पहले ही निर्धारण करना, कुछ बनाने के पहले ही निर्धारण कर लेना। सब में एक ही डिफिनेशन छाप दीजिए, पूरा नंबर पाओगे, पूरा नंबर पाओगे। तो फोरकास्टिंग क्या होता है इसको समझाते हैं। इसका हिंदी पहले बता दें, हिंदी से आप लोग खुद समझ जाएंगे। क्या होता है? पूर्वानुमान। क्या होता है? पूर्वानुमान। अब क्या हो गया, आप समझ में आ गया ना। अर्थात जो प्रोडक्ट आपके बनाए जाएंगे भविष्य में, ठीक है, उन्हें हमें किस टाइप का कार्य लेना है, उसकी गुणवत्ता कैसे होनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये सब निर्धारित किया जाता है अब फोरकास्टिंग के माध्यम से। तो इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ है भविष्य में, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। बस भविष्य में होने वाली गतिविधियों का गणना करना, क्या क्या करेंगे आप लोग, मतलब किस टाइप का कार्य करेंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, इन सब का पहले आप लोग अनुमान लगा के बैठे रहते हैं। तो ये हो गया आपका फोरकास्टिंग। सेकेंड इसका टाइप है जो प्लानिंग फेज का, वो है ऑर्डर राइटिंग। ऑर्डर राइटिंग क्या है? अरे ऑर्डर राइटिंग क्या है? अरे वही ऑर्डर राइटिंग, आप किसके पास कितना लेटर भेजेंगे। क्या होता है कि इसके लिए होता है किसी एक व्यक्ति को अधिकृत कर लिया जाता है और उसी को हम ऑर्डर राइटिंग बोलते हैं। एक व्यक्ति स्पेशली लगा रहेगा जो मान लिया आपके ऑर्डर्स को रिसीव करेगा, भेजेगा, बस ऑर्डर राइटिंग हो गया। बस थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, पढ़ाया हमने विस्तार से, आप देख लीजिएगा। ऑर्डर राइटिंग का मतलब आपने समझ गया। इसके लिए किसी कार्य को करने के लिए एक स्पेशल व्यक्ति को रखा जाता है काम के लिए और वही ये सब काम करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका इसमें आता है प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन मतलब हिंदी इसका होता है उत्पाद परिकल्पना। ये क्या करता है? प्रोडक्ट डिजाइन क्या करता है? जो प्रोडक्ट डिजाइन होता है ये क्या करता है, जो भी आपके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके जो स्पेशलाइजेशंस होते हैं, उसके जो स्पेशली गुण होते हैं, उसको यह निर्धारित करता है प्रोडक्ट डिजाइन। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना है, उसके अकॉर्डिंग 10 प्रोडक्ट बनाए गए हैं, तो उसमें आपने देखा 10 में से 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका वो क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, उसको तीनों को अलग कर दिया। अब देखा जाएगा कि उन 7 में क्या कमियां थी जो इन तीनों के अकॉर्डिंग खराब निकली, मतलब ये तीनों इतना सही काम क्यों कर रहे हैं और वो 7 फेल क्यों जा रहे हैं। तो इन दोनों में स्पेशलाइजेशन किया जाएगा, दोनों में कंपेयर करेंगे कि क्यों आखिर ऐसा हुआ, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट की डिजाइनिंग। अर्थात जो प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट बनाए गए थे, इनको बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया था, इसको इसमें जो है अच्छी मात्रा में सब कुछ मिलाया गया था, इसलिए जो है अच्छा है। तो इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मतलब इसके जो स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जो विशिष्टियाँ होती हैं, उसका पता करने के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आपकी की जाती है। बस बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया, अब इतना इसमें बहुत हो गया। अब आगे आपसे पूछेगा सीधे ही लिख सकता है कि रूटिंग को समझाइए। इसका हिंदी होता है पथ निर्धारण। अब रूटिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल है, आप अपने कॉलेज जाते हैं, इस पॉइंट से उठें, अपने कॉलेज पहुंच गए, जितना आपने रास्ता तय किया गया इसी को पथ बोल देते हैं। पथ बोल देते हैं तो वही है कि प्रोडक्ट बनाया गया, उसको कहाँ से कैसे भेजा गया, यह आपका हो जाएगा रूटिंग। मतलब एक मशीन से दूसरी मशीन पे गया, दूसरे मशीन से तीसरे मशीन पे गया, स्विच इसका ड्यूरेशन लिखा गया। इसके द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि कौन सा कार्य कहाँ और कैसे किया जाएगा। एक मशीन से दूसरी मशीन तक गुजरते हुए रॉ मटेरियल पर होने वाली क्रियाओं का क्रम तथा पथ रूटिंग कहलाता है, ठीक है। क्रम मतलब एक सीरीज वाइज, मान लीजिए पहले ड्रिलिंग पे गया, फिर मिलिंग पे गया, ठीक है, उसके बाद फिर कटिंग पे गया, फिर आपकी फाइलिंग मशीन पे गया, तो आपका एक पथ को फॉलो करते हुए गया, है, ठीक है, एक सीरीज में गया है। तो जो पथ या जो क्रम फॉलो करता हुआ जाता है उसी को हम रूटिंग बोलते हैं। रूट मतलब क्या होता है? रास्ता, कि इस रूट से चलो जल्दी पहुंच जाएंगे, इस रूट से चलो कॉलेज के पीछे गेट से चलते हैं जल्दी पहुंच जाएंगे, आगे वाले से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा। तो आपका एक रूट होता है। तो वही आपका इसमें रूटिंग हो गया कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीनों को भेजते हैं, तो एक सीरीज में सब प्रोडक्ट आपका जाता रहता है और उसी को हम बोल देते हैं रूटिंग। समझ में आ गया ना? सिंपल था। इस तरह छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, समझ लीजिएगा। सेकेंड आपसे पूछेगा लोडिंग। क्या होता है लोडिंग क्या होता है? लोड करना और क्या, इसके अंतर्गत श्रम शक्ति
तथा उपकरणों की आवश्यकताओं को ज्ञात करना तथा उसका नियंत्रण करना इत्यादि कार्य आते हैं। अब लोडिंग का जो हिंदी होता है, लोडिंग का हिंदी भार का निर्धारण करना। क्या होता है? भार का निर्धारण करना। मतलब कि अब भार का निर्धारण ये नहीं कि इनका वेट 10 किलो, इनका वेट 20 किलो, ये नहीं। यहाँ इसका परफॉर्मेंस, जैसे कि आपने 10 व्यक्तियों को अपने काम पे रखा है और 15 व्यक्तियों को काम पर रखा है, ठीक। तो इसमें जो 10 व्यक्ति हैं, आपने देख रहा कि इसका 10 व्यक्तियों का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 15 हैं थोड़े लेजी टाइप के हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे यही हो गया कि जो उपकरण का, इस प्रकार से मशीनों का भी परफॉर्मेंस, ठीक, कि हाँ ये मशीनें काम कर रही हैं, तो मैन का मशीन का, तो वही लिखा गया कि इसके अंदर श्रम शक्ति तथा उपकरणों की आवश्यकताओं को ज्ञात करना, उनका नियंत्रण करना, ये सब कार्य आते हैं। अब इनकी आवश्यकताओं को याद करने का मतलब ये नहीं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, टाइम टू टाइम होता नहीं है कि मैं 10 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मुझे इतने सामान की आवश्यकता है और मशीन पे मान लीजिए 10 प्रोडक्ट के लिए इतने सामान की आवश्यकता है, तो उसका मतलब वहाँ पे वो होगा, ओके, कि उनको उनका ये नहीं कि इनका वेट 40 किलो, इनका वेट 50 किलो है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनके कार्य करने की क्षमता कैसी है। अतः कहा जा सकता है कि विभिन्न मशीनरी एवं मानव शक्ति से कराए जा सकने वाले कार्य निर्धारण को ही लोडिंग अर्थात भार निर्धारण कहा जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे? विभिन्न मशीनों और मानव शक्ति से कराए जा सकने वाले कार्य। आपकी क्षमता है केवल 10 ही प्रोडक्ट बनाना, तो आपकी वह क्षमता हो गई कि आप 10 प्रोडक्ट ही बना पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं बन पाएंगे, आप उतना ही कार्य कर पाएंगे, तो वो हो गया आपका लोडिंग। तो लोडिंग के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे इसी फंक्शन में पूछता है कि शेड्यूलिंग को समझाइए। शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा एग्जाम का शेड्यूल आ गया। शेड्यूलिंग का मतलब हो गया सीधे आप लोग कह दीजिए टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या बोल देंगे? टाइम टेबल, कि एग्जाम का शेड्यूल आपका आ चुका है। तो टाइम टेबल का मतलब क्या? कब हमें कोई काम करना है, हमें आपने अपना टाइम टेबल बनाया होगा कि हमें 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ना है, फिर खाना बनाना है, नहाना है, घूमना है, टहलना है, दोस्त के साथ जाना है, तो ऐसा आपने भी बनाया होगा ना। सब बनाते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। तो शेड्यूलिंग भी कुछ उसी प्रकार से है। इसके अंतर्गत कोई कार्य कब किया जाएगा तथा किस क्रम में किया जाएगा, यह अनुसूचन के द्वारा। शेड्यूलिंग का हिंदी जो होता है वह क्या होता है? अनुसूचन। कोई कार्य कब किया जाएगा, किस क्रम में किया जाएगा, इसका पता अनुसूचन के द्वारा ही लगाया जाता है। इसके द्वारा ये भी तय किया जाता है कि कार्य कब प्रारंभ होगा तथा कब तक समाप्त होगा। मान लीजिए आपके कॉलेज का टाइम 10 to 4 है, तो 10 बजे शुरू हुआ, 4 बजे समाप्त हो गया। तो शेड्यूलिंग के माध्यम से पता करते हैं हम लोग कि कोई काम हमारा कब शुरू होगा और कब हमारा काम समाप्त होगा। तो शेड्यूलिंग हो गया। आगे आपसे पूछा जाता है डिस्पैचिंग के बारे में। तो डिस्पैचिंग क्या होता है, इसको समझाते हैं। डिस्पैचिंग का मतलब क्या लिखा गया है? इसके अंतर्गत रूट शीट तथा शेड्यूल चार्ट पर अंकित समय, स्थान तथा प्रक्रमों के अनुसार विभिन्न शेप्स में कार्य वितरण हेतु प्रोडक्शन ऑर्डर दिए जाते हैं। जब आप ऑर्डर देंगे तभी तो प्रोडक्ट डिस्पैच किया जाएगा कि आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया है, पैक हो गया है, उसकी पैकिंग हो गई है, 15-20 दिन बाद, 15-20 दिन नहीं, 2-3 दिन बाद आपको डिलीवर हो जाएगा। तो ये सब एक रूट शीट जो होता है, रूटिंग और जो शेड्यूलिंग होता है, इन सब के माध्यम पे ही डिस्पैच आपका टोटल काम करता है। जब दोनों प्रोसेस आपके आगे कंप्लीट होंगे तभी आपका डिस्पैचिंग होगा। रूटिंग में क्या होता है? आपने ऑर्डर किया तो प्रोडक्ट आपका दिखाता है कि हाँ दिल्ली से चला है, उसके बाद लखनऊ आएगा तो आपके घर आ जाएगा, तो रूट हो गया। और उसके बाद शेड्यूल चार्ट क्या है? उसमें शेड्यूलिंग चार्ट होती है, कितने बजे वो गया है, कितने बजे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, वो शेड्यूल होता है। उसके बाद आपका डिस्पैच हो जाता है। तो डिस्पैच पे आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना था आपका। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा फॉलो अप। वैसे डिस्पैचिंग का जो हिंदी वर्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं, डिस्पैचिंग था उसका जो हिंदी वर्ड हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि कोई भी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको भेजना अर्थात उसका प्रेषण करना। ठीक, अब आता है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? अनुसरण करना। यार आप भी तो फॉलो करते हो किसी को, हाँ, तो वही फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? इसके द्वारा यह पता किया जाता है कि डिस्पैच्ड आदेशों का समुचित रूप से पालन किया जा रहा है या नहीं। मतलब प्रोडक्ट डिस्पैच्ड हुआ है लेकिन उसके पहले उसने शेड्यूलिंग एंड रूटिंग प्रोसेस को सही से फॉलो किया है कि डायरेक्ट आपके पास देख लीजिए आपका क्या होता है,
आप लोगों का जो प्रोडक्ट रहता है, जो प्रोडक्ट आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो भी सही से फॉलोअप नहीं होता है। अगर वो सही से फॉलोअप होता तो उसके पहुंचने का समय नियर अबाउट 5 से 7 दिन का होता है, ठीक। लेकिन आपके पास क्या होता है, दिखाता है डिलीवरी एक्सपेक्टेड 5 to 7 डेज, लेकिन डिलीवरी आपका 3 से 4 दिन में हो जाता है, तो वो भी सही से फॉलोअप प्रोसेस पे काम नहीं करता। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए कि इसके द्वारा यह पता किया जाता है कि जो डिस्पैच्ड आपके ऑर्डर हैं वो समुचित रूप से जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। यह अनावश्यक उत्पादन गतिविधियों को कम करके प्रोडक्शन को सही स्तर पर लाने का प्रयास भी करता है। अनावश्यक गतिविधियाँ ये कि 10 लेबर हैं इधर उधर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो अनावश्यक गतिविधि तो कर रहे हैं, जबकि उस टाइम उनको प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो इन सब की पहचान करता है, उनको कम करता है, और सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं इन सब काम के लिए। उनको ऑर्डर देता है कि जाइए काम कीजिए, बैठ के बातचीत मत कीजिए। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फॉलो अप। तो आई होप आपको ये फंक्शन जो था पीपीसी का, ये सब टोटल समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन को समझाइए और तीनों में कंपेयर कीजिए, मतलब तुलना करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट या जॉब। यूनिट का मतलब एकल उत्पादन या जॉब ऑर्डर मतलब कार्य आदेश उत्पादन। तो देखिए यूनिट का मतलब एकल, मतलब इसमें क्या होता है, जो आपके ग्राहक होते हैं या मान लीजिए आप किसी दुकान पे ऑर्डर करने जाते हैं तो स्पेशली एक सामान के लिए आप इंडिकेट करते हैं। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से होता है, एक निश्चित टाइम में किसी एक ही विशिष्ट प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि जब किसी कस्टमर विशेष के आदेश पर किसी उत्पाद विशेष का एक यूनिट या कुछ थोड़े से ही यूनिट को बनाया जाता है तो ऐसे उत्पादन को यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, इसमें होता ये है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसमें आदेश की आवश्यकता होती है। हमने कंपनी में ऑर्डर कर दिया कि इस प्रोडक्ट के निश्चित 1 से 5 मतलब प्रोडक्ट आप बना दीजिए, ठीक है, कि 5 सामान हमारे लिए आप बना दीजिए। तो ऐसे को हम बोलते हैं यूनिट या जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। ओके, सो ये समझ में आ गया होगा। और लिखा गया है कि इस प्रकार के उत्पादन में पहले से कार्य की योजना नहीं बनाई जाती है। मतलब इसमें ये नहीं होता कि हमारी कंपनी में लगातार प्रोडक्ट आपका बनता रहेगा, इसमें पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती है। जब कोई लोग जाके ऑर्डर देते हैं कि हमारे लिए इतना बना दीजिए, तभी आपका ऑर्डर बनाया जाता है। कस्टमर से कार्य के आदेश प्राप्त होने के बाद ही उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य की योजना तैयार की जाती है। अब आप जितना ऑर्डर कर देंगे, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट का ऑर्डर किए हैं तो उस अनुसार वो अपना काम शुरू कर देंगे कि 10 बनाना है, तो हम कैसे बनाएं कि 10 हमारा इतने दिन में पूरा हो जाए। निश्चित समय तो मांगेंगे ना आपसे, कितने दिन में हमें चाहिए, तो इसमें उसके अनुसार आपकी कार्य योजना के तहत ही आपका काम शुरू किया जाता है। एक आदेश यहाँ पे जब आपका एक कार्य कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आपका दूसरा काम शुरू किया जाता है। तो आपने देख लिया कि आपका जो यूनिट प्रोडक्शन या जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन क्या होता है। इसको अच्छी प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही साथ इसके कुछ है नेक्स्ट जो पूछे जाएंगे बैच प्रोडक्शन। देखिए 3 टाइप के हमने बताया था आपको, एक आपका मास प्रोडक्शन होता है, दूसरा आपका बैच होता है और तीसरा आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो यूनिट आपको ऊपर बता दिया, बैच यहाँ बता रहा, मास आपको हम नीचे बताएंगे। तो अब बैच क्या होता है, देखिए जो बैच प्रोडक्शन होता है इसमें किसी निश्चित संख्या में आपके प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि इसके अंतर्गत किसी ऑर्डर विशेष पर मांग की आपूर्ति के लिए एक निश्चित संख्या में एक समान प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। मान लीजिए किसी ने ऑर्डर किया कि हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए और एक ही समान प्रोडक्ट होने चाहिए, सबका वेट समान होना चाहिए, सबकी हाइट समान होनी चाहिए, तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कि बैच प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। जब एक समूह के पूरे उत्पाद का कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके बाद ही दूसरे समूह का उत्पादन करते हैं। इसमें कार्य जो होता है लगातार नहीं होता बल्कि रुक रुक कर करना पड़ता है। जो बैच प्रोडक्शन होता है और जो यूनिट प्रोडक्शन होता है, दोनों में कार्य हमेशा नहीं चलता रहता। जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर मिलता है, तभी आपका काम स्टार्ट होता है। कभी कभी जब ऑर्डर नहीं मिलता है तो काम ठप रहता है, मशीनें रुक रुक कर काम चलती हैं। अब इसका
बैच प्रोडक्शन का मतलब होता है समूह उत्पादन। अब इसका कुछ लक्षण है, कैसे जानेंगे उसको बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें उत्पादन कार्यों के लिए अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें जो भी प्रोडक्ट आपका बनाया जाएगा उसके प्रोडक्शन के लिए जो यहाँ पे कर्मचारी काम करेंगे वो अधिक स्किल्स वाले रहेंगे, वो कुशल कर्मचारी होने चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे कहता है इसमें मशीनों तथा उपकरणों का मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब आप लोग कहेंगे मेंटेनेंस क्यों करना पड़ेगा? अब होता ये है, मान लीजिए आज के दिन में आपको मिल गया कि 100 ऑर्डर बनाना है, 100 प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद मशीनें आपकी 100 प्रोडक्ट बना के बंद हो जाएंगी। फिर आप वेट करेंगे कि अगला ऑर्डर आए, तो अगला ऑर्डर अगर 10 महीने के बाद आएगा या 2 महीने के बाद आएगा, तो जब मशीनों को आप फिर से स्टार्ट करेंगे तो उसके मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें लुब्रिकेशन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कोरोजन को बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए उसमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ने लगती है। यहीं पे थर्ड पॉइंट कहता है कि इसके प्रत्येक समूह के लिए प्रोसेस एंड प्रोडक्ट प्लानिंग की जाती है। हाँ, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट प्लानिंग इसलिए की जाती है क्योंकि मान लीजिए आपको 10 ऑर्डर मिले हैं आज, तो आप 10 ऑर्डर के लिए प्लानिंग कर लें। अचानक आपको नेक्स्ट डे या 10 दिन बाद 100 प्रोडक्ट के मिल जाएंगे, तो आपको उस अनुसार से आपको प्लानिंग करना पड़ता है, जिस अनुसार से आपको प्रोडक्ट बनाने के आदेश प्राप्त होते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका कहता है कि अधिक निवेश की भी आवश्यकता होती है। अब होगी ही अधिक निवेश की आवश्यकता, क्यों नहीं होगी? अब मेंटेनेंस कराना पड़ रहा है, उसका कुशल कर्मचारी लग रहे हैं, उनको अधिक मोटी रकम देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, तो होगा ही इन्वेस्टमेंट इसमें अधिक करना पड़ेगा। तो ये हो क्या। अब इसके बाद आपका आता है मास प्रोडक्शन, मतलब जिसे आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन भी इसे बोल सकते हैं, मतलब सतत या बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। ये क्या होता है इसको समझते हैं। लिखा गया है कि जब किसी प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा हो तो उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जब डिमांड जो होता है वह सप्लाई से अधिक हो जाता है, ठीक, कि मतलब डिमांड रोज 100 की हो रही है और आप डेली 90 प्रोडक्ट ही बना पा रहे हैं, ठीक, तो वो क्या होगा, सप्लाई नहीं आप कर पा रहे हैं लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए मास प्रोडक्शन या कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का यूज किया जाता है। अर्थात एक ही प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन जब कंटिन्यूसली हो रहा है तो इसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। बिना रुके हुए काम आपका चलता जा रहा है, काम चलता जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन। देखिए ये सब अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर पूरा विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाया गया है। अब इसके बाद इसका लक्षण क्या होता है, मास प्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट है इसमें कार्य की स्थिति संतुलित रहती है। अब भाई लंबे समय तक इसको चलाना है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है, डेली ऑर्डर मिलना है, तो कार्य संतुलन में रहेगा ही, हमेशा वर्कर्स को पैसा भी मिलता रहेगा, सबको मिलता रहेगा। सेकंड है उत्पादन की मात्रा अधिक होने के कारण उत्पादन मूल्य प्रति यूनिट कम आती है। अब यूनिट कम क्यों आएगी, अब आप ही देख लीजिए, जब बहुत ज़्यादा सामान लेने जाते हैं तो थोड़ा सा तो 4-10 रुपये रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें भी जब अधिक उत्पादन किया जाता है तो जो उत्पादन का मूल्य पर यूनिट में वो कम आने लगती है। यहाँ पे इसका जो थर्ड पॉइंट आता है वो कहता है कि इसमें जो मशीनें होती हैं वो क्रम में लगाई जाती हैं। जब देखिए आपका काम रेगुलर चलता रहेगा तो जो मशीनें रहेंगी वो क्रम में ही लगाई जाएंगी, क्योंकि अब मान लीजिए आपका ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे है, उसके बाद आपको करना है, आपको यहाँ कटिंग करना है, ठीक है। तो कटिंग मशीन अगर आपकी यहाँ पे लगा दी जाएगी तो आपको दूरी तय करना पड़ेगा। मान लीजिए ड्रिलिंग है या आपकी यहाँ पे मान लीजिए वेल्डिंग मशीन है या आपकी फाइलिंग मशीन है, ठीक है। तो देखिए क्रम में लगाई गई हैं, लेकिन आपको ड्रिलिंग के बाद कटिंग करना है तो आपको ये जो दूरी है लंबा तय करना पड़ेगा। इसलिए ड्रिलिंग के बाद यहाँ वेल्डिंग की जगह कटिंग मशीनें लगाई जाएंगी, तभी आपका जो प्रोडक्ट रहेगा कंटिन्यूसली अपना उसका प्रोडक्शन होता रहेगा। थर्ड पॉइंट आपका इसमें बोलता है कि इसमें मशीनी यंत्रों की मेंटेनेंस की ज़रूरी होती है। देखिए जो मशीनें हैं लगातार आपके काम कर रही हैं तो ये तो ज़रूर होगा कि उसमें फ्रिक्शन होंगे, उसमें टूट फूट की संभावना होगी। सो इसलिए जो भी मशीनें वहाँ पे यूज होती हैं उन सब के मेंटेनेंस की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो आशा करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हों सब समझ में आ गया होगा, चाहे वो मास प्रोडक्शन रहे, चाहे वो आपका बैच प्रोडक्शन रहा हो, चाहे वो आपका यूनिट और जॉब प्रोडक्शन रहा हो, चाहे वो आपका रूटिंग शेड्यूलिंग जो कुछ भी फंक्शन आप पीपीसी डिपार्टमेंट रहा हो, सब आपको हमने बता दिया। इसके साथ ही आपको हमने
प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लिया। सो यहाँ से इस चैप्टर से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका भी समझ में आना चाहिए। क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं पूछ लिए जाते हैं और आप समझ नहीं पाते कि हम इसको पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। अगर नहीं समझ में आता है और आपको उस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई वर्ड मिल गया ऐसा कि आप उससे रिलेटेड कुछ पढ़े हैं, तो आप जो पढ़े हैं उसी को छाप दीजिए। इससे अच्छा तो यही होगा और आपको नंबर भी मिल जाएगा। और आप कहते हैं कि जो क्वेश्चन आपने बताया वो क्वेश्चन मिला ही नहीं, तो यार तुमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन उनके पूछने का तरीका अलग रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं जैसा हम बता रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़िएगा। और आपको पहले बता देते हैं बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर आप इसको ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इससे अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, इन सबके एक एक पॉइंट को समझना चाहते हैं, तो आप लोग तुरंत जाइए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के सभी टॉपिक का लेक्चर लिया है और अच्छे से उसमें ब्रीफली आपको समझाया गया है एक एक पॉइंट को। आप उसको समझ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे भी हम आपको इसका जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस जरूर देंगे। तो बेसिकली देखिए, जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है हर जो आपका बिजनेसमैन होता है वो ज़रूर करता है। क्यों करता है? क्योंकि यही एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसके माध्यम से वो देखता है कि हमारा प्रोडक्ट 5 रुपये का था, उसको हमने बेचा है, उसकी जो हमने कास्ट लगाई थी, लेबर कास्ट या बिजली की जो कास्ट आई थी, सब लगाने के बाद क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वह लाभ की स्थिति में है अथवा नहीं है। तो ये सब देखा जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस के अंतर्गत। इसमें लाभ और हानि का पता लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए लिखा गया है कि ब्रेक इवन एनालिसिस प्रक्रमों का वह स्तर निर्धारित करता है जहाँ उपक्रम में ना तो लाभ अर्जित होता है और न ही जो वह हानि में होता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया है, जितने प्रोसेस किए गए हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करके बेचा जा रहा है, तो ना तो प्रोडक्ट में हानि हो या ना ही लाभ हो। मतलब एक निश्चित रेट में वह फिक्स रहे। ठीक है, जितना दिया जितना लगाया उतना में बिक गया, तो उसे ब्रेक इवन एनालिसिस के अंतर्गत हम ज्ञात करते हैं। अर्थात कुल लागत कुल बिक्री के बराबर होती है तथा लाभ है शून्य होता है। तो इसमें यही है, ना लाभ होता है ना हानि होता है। एक आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है। वह एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। सो अभी हम उसको भी देखेंगे ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ आप लोग एग्जाम में जरूर बनाइएगा, भले ही ना पूछे। अगर ब्रेक इवन एनालिसिस आपसे पूछ लिया है तो आप लोग ग्राफ अपने एग्जाम में जरूर बना के आएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे और आता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस को आपको पढ़ने के लिए नियर अबाउट 3 कास्ट के बारे में जानना पड़ता है। फर्स्ट आपकी होती है टोटल कास्ट, अर्थात जिसे आप कहते हैं कुल लागत। इसमें भी 2-3 टाइप के आपके होते हैं। उसके बाद आपकी सेलिंग कास्ट होती है, इसमें आपकी फिर दूसरी जो होती है वो सेलिंग कास्ट होती है। ठीक है, और तीसरा आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितने मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। तो इनको ब्रीफली हम फिर से कहते हैं। पढ़ना होगा तो आप प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का लगभग 30 से 35 मिनट का लेक्चर होगा, आप उसको पढ़ लेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा दिया गया है उसमें। क्योंकि इसमें हम थोड़ा फास्ट बताएंगे, थोड़ा समझ में भी आपको हो सकता है ना आए, क्योंकि आप पहले के अन्य पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं इसलिए। इसमें तो हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ही तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक एनालिसिस पढ़ने के पहले क्या क्या पॉइंट ध्यान देना चाहिए ये सब आपको उसमें बताया गया है। यहाँ तो बस केवल उसके बारे में बताया जा रहा है। सो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेक्चर्स में मिल जाएंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल कास्ट क्या होती है। तो देखिए बेसिकली जो टोटल कास्ट होता है इसमें आपके 2 प्रकार की कास्ट आती हैं। एक आपका होता है इसमें फिक्स्ड कास्ट, और आपका इसमें दूसरा जो होता है वो होता है आपका वेरिएबल कास्ट। तो दोनों का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके समझाएंगे, आप लोग भी ध्यान से समझिए। तो देखिए फिक्स्ड कास्ट क्या है, फिक्स्ड कास्ट क्या है। आपने देखा होगा कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनका रेट एकदम फिक्स रहता है, लेकिन वो कुछ लंबे समय के बाद वह चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि वह हमेशा ही फिक्स रहेगा, एक लंबे समय के बाद वह रेट उसका जो है वह चेंज होगा, तो उसे हम फिक्स्ड कास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि वह लागत जो किसी उद्यम द्वारा उत्पादित उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर स्थिर रहती है फिक्स्ड कास्ट कहलाती है। फिक्स्ड कास्ट स्थिर रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि भविष्य में यह बदलेगा नहीं, यह समय के साथ साथ बदलता भी रहता है। जैसे कि देख लीजिए, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं आप कहीं जाके तंबू तान के रहे होंगे, ऐसा तो नहीं। रूम लिए होंगे ना, तो रूम लिए हैं तो उसका रेट क्या है, फिक्स है।
ठीक है। एक साल आपका फिक्स है कि हाँ आप 2000, 4000, 5000 जो भी पर मंथ दे रहे हो तो आपका वो फिक्स कास्ट है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आएगा जब महंगाई बढ़ी रही है तो धीरे धीरे वो भी महंगा हो जाएगा। हो सका 25 की जगह वह 3000 लेने लगे, 2500 की जगह 3000 लेने लगे। तो ये सब फिक्स्ड कास्ट के अंतर्गत ही आती हैं जो कि डेली आपकी नहीं बदलती रहती हैं। इसमें आपका मशीनों का देख लीजिए कास्ट हो गया, और आपका जान लीजिए ये सैलरी वगैरह जो दी जाती है भी आपका एक तरह से फिक्स्ड कास्ट का ही एक एग्जाम्पल होता है। सो यहाँ पे एक हम ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ का यूज जो है आपको पड़ेगा अभी जब हम ब्रेक इवन चार्ट पढ़ाएंगे उसमें। सो इसमें देखिए क्या क्या होता है। इसमें देखिए ये जो सबसे, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए इसमें जो नीचे का लाइन है, जो आपका यहाँ नीचे लाइन दिखा रही है, ये जो लाइन नीचे वाली है इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। विस्तार से बताया हमने पहले ही। तो ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितनी मात्रा में प्रोडक्ट का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन दर्शाती है आपके कास्ट को, कितनी लागत आपकी लगाई जा रही है, ठीक है। और ये जो आपको एक सीधी लाइन है, ये जो आपको एक सीधी लाइन दिख रही है, जो आपको सीधी लाइन दिख रही है, ये क्या है? यही आपकी फिक्स्ड कास्ट है। क्या है? यही आपकी जो है, इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड कास्ट। तो जब भी आप ग्राफ देखेंगे अगर ऐसी सीधी लाइन बनाई जाएगी ओरिजिन से थोड़ा ऊपर तो उसे हम फिक्स्ड कास्ट का नाम देंगे, ठीक है। तो यही जो लाइन आपको सीधी लाइन दिख रही है इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड कास्ट। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ओके। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो इसका सेकंड कास्ट है, जब भी आपसे पूछेगा ब्रेक इवन चार्ट को समझाइए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा इतना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ब्रेक इवन चार्ट का एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो उसके लिए आप अलग से लिखेंगे, वो भी हम नीचे भी बताएंगे। लेकिन अगर आप ब्रेक इवन चार्ट का थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। अगला आपका आता है वेरिएबल कास्ट। अब ये वेरिएबल कास्ट क्या होती है? वेरिएबल मतलब होता है चल लागत। क्या होता है? चल लागत मतलब डेली वह बदलता रहता है, डेली बदलेगा। डीजल और पेट्रोल का दाम आप तो देख ही रहे हैं, रोज 10 पैसे 20 पैसे बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो उसे हम वेरिएबल कास्ट बोलते हैं। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका यहाँ लिखा गया है वह लागत जो उत्पादित उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है वेरिएबल कास्ट कहलाती है। मतलब डेली मान लीजिए प्रोडक्ट में नए नए चेंजेज हो रहे हो तो कास्ट भी तो बढ़ेगी। हो सकता है किसी प्रोडक्ट के किसी भाग को वह निकाल दें तो प्रोडक्ट का जो रेट है वह रिड्यूस हो जाएगा, तो ऐसा भी होता है। सो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ बता रहे हैं। ये जो आपका नीचे वाली लाइन रहेगी, ये जो आपकी यहाँ नीचे लाइन है ये आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की लाइन है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की लाइन है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ध्यान से इसको रखिएगा हमेशा, ये आपकी कास्ट वाली लाइन है। अब यहाँ जब ओरिजिन से आपका जाएगा, ये जो है इसे हम बोलेंगे वेरिएबल कास्ट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेरिएबल कास्ट। क्या बोलेंगे? वेरिएबल कास्ट। ये वेरिएबल की कास्ट लाइन है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल कास्ट की लाइन जो बनाई जाती है वह फिक्स्ड कास्ट के लाइन के ऊपर बनाई जाती है, ठीक। जैसे कि आपने बनाया था, ऐसे बनाया था ग्राफ, पीछे ऐसे तो ग्राफ बनाया था और यहाँ पे आपका फिक्स्ड कास्ट था, ये तो आपका फिक्स्ड कास्ट था। अब जो वेरिएबल कास्ट की लाइन बनेगी वो वेरिएबल कास्ट आपकी यहाँ से बनेगी, ठीक। ये आपकी वेरिएबल कास्ट होगी, ये आपकी वेरिएबल कास्ट होगी, ये आपकी फिक्स्ड कास्ट होगी। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ग्राफ में अभी आपको कुछ ऐसा ही बताया जाएगा। सो अब हम आगे जो देखते हैं, अगली जो हमारी कास्ट आती है उसका नाम है, अब आगे जो हमारा आता है उसका नाम है टोटल सेल्स के बारे में इसको बताते हैं। तो देखिए ये जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमने किया, इसका क्या नाम है? ये तो आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। ये तो आपकी कास्ट वाली लाइन है, ये कास्ट वाली लाइन है, ऊपर हमने आपको बताया ही था। और तो कास्ट वाली लाइन तो हो गई, इसके साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया था, ये जो लाइन है ये आपको दर्शाएगी किसको? यह दर्शाएगी आपके फिक्स्ड कास्ट को, यह आपके फिक्स्ड कास्ट को दर्शाएगी, ठीक। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जितनी भी दूरी है ये आपकी क्या है? ये आपकी फिक्स्ड कास्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फिक्स्ड कास्ट कहलाएगी। इसके साथ ही फिक्स्ड कास्ट के ऊपर से लेके जो इंक्लाइंड है यहाँ तक की जो है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल कास्ट, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेरिएबल कास्ट। तो फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट को मिलाने के बाद एक लाइन जो आती है जिसको हमने ऊपर बताया था वेरिएबल कास्ट वाली लाइन, ठीक।
वेरिएबल कास्ट की लाइन हमने बताया था ना, तो देखिए फिक्स्ड कास्ट का गैप इतना हो गया, वेरिएबल कास्ट का गैप इतना हो गया, और इन दोनों के ऊपर जो लाइन आपकी बनती है यही आपकी टोटल कास्ट की लाइन कही जाएगी। वहाँ पे अगर सिंपली कहा जाता है तो उसको हम वेरिएबल कास्ट बोलते हैं, लेकिन जब फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट दोनों मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग टोटल कास्ट। तो इस लाइन को आप बोलेंगे टोटल कास्ट। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है सेलिंग कास्ट और टोटल सेल्स। ठीक है, सेलिंग कास्ट और टोटल सेल्स। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा ग्राफ में, आप लोग अब इसको कहेंगे ये जो ग्राफ बना है ये कुछ वेरिएबल कास्ट के टाइप का बना है, चल लागत की तरह बना है। तो ऐसा नहीं है, बनेगा सेम है, लेकिन अब जब ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो नाम जो है अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको पता ये है आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लाइन, ये आपकी कास्ट वाली लाइन है। अब यहाँ ये जो बन जाएगा, ये जो बनेगा इसे हम बोलेंगे टोटल सेल्स लाइन। क्या बनेंगे? टोटल सेल्स लाइन। अभी जब ग्राफ बताएंगे आगे तो आपको टोटल समझ में अच्छी प्रकार से आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए उसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी आएंगे जिसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, उतना आपको नहीं पढ़ना है। ब्रीफली अगर जानना चाहते हैं आप लोग तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा, ओनली ब्रेक इवन एनालिसिस का ही। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अच्छे से पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा। नहीं दे पाते हैं लिंक हम तो आप प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मिल जाएगा टोटल। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए आगे, अब आपने सेल्स के बारे में देख लिया, टोटल कास्ट्स के बारे में देख लिया, ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में देख लिया। अब जो आता है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है आपका ब्रेक इवन चार्ट। ठीक, हम आपसे बता दें ब्रेक